ओके, तो हम लोग अभी ये 2005 का पहले सॉल्यूशन डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब ऐसे हिंट दे देता हूँ मैं, और बाकी सॉल्व करके आप आओ। डाउट है तो डाउट क्लास में पूछ सकते हो, नहीं तो आप है ना इस बैच में पूछ सकते हो। तो है ना, आज ये लास्ट क्लास होगी बैच 3 की। 2005 और 2006 का आज सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। मतलब फिर डाउट क्लास चलता रहेगा। फिर कल से जैसे बता रहा था मैं, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 2005 ये जैम है ना, एमएस। तो पहले एसटी था ना, गेट, जैसे गेट एसटी है वैसे 2005 में स्टैटिस्टिक्स के नाम से ही पेपर हुआ था, बाद में एमएस कर दिया गया है ना। तो ये 2005 का जैम एमएस का पेपर है। तो आइए ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये मैट्रिक्स दे रखा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पी। तो आप लोग जानते हैं रैंक निकालना। आप इसको रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो ना रैंक निकालने के हालांकि कई सारे तरीके हैं, है ना, वो चीज है। सो उससे कर सकते हैं। ठीक है, रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उससे हो जाएगा। ये किस ऑर्डर का है? 4x6 है ना, तो इसका मैक्सिमम रैंक 4 हो सकता है। 4 3 2 1 ये ऑप्शन है। तो आपको देखना है कि क्या रैंक होगा। तो रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में कर सकते हो, या देख लो 3x3 या 4x4 का डिटर्मिनेंट निकाल के। एक और काम कर सकते हो, जैसे 4x4 की ब्लॉक है मान लो, ये इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, अगर नॉन जीरो आ गया तो रैंक 4 है। अगर जितने भी 4x4 के ब्लॉक्स बनेंगे सबकी वैल्यू अगर जीरो ही आ गई तो इसका मतलब रैंक उससे कम होगी। फिर 3x3 का, तो इससे भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इससे बेटर है आप लोग वो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इकोलॉन फॉर्म, या डेफिनेशन रैंक का क्या था? नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इज रैंक। तो ये रैंक का डेफिनेशन है। तो आगे देखते हैं। तो ये तो हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, और दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये बता रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये देखो सिस्टम जो है कुछ इस तरह से है, 1 1 1, x का 1, y का 0, z का a, x का 0, y का 1, z का 2, और यहाँ हो गया 3b3। ठीक है, तो पहली बात तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये ax इज इक्वल टू b टाइप का सिस्टम है। तो पहली चीज ये है कि डिटर्मिनेंट a आप 0 कर दो, तो इससे आपको इजीली a की वैल्यू निकल आएगी। क्योंकि इस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट a अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। डिटर्मिनेंट जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन इसने कहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसकी गारंटी है कि डिटर्मिनेंट a जीरो ही होगा। अगर यहाँ नो सॉल्यूशन में लिखा है तब भी डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा, है ना, ये चीज है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी, फिर a की वैल्यू मिल गई। फिर आप ये देख लो कि इसके पास रैंक से भी जा सकते हो, रैंक a ऑगमेंटेड b, और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, तो रैंक a और ये दोनों जो होगा इक्वल ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे बार में क्या करना, a की वैल्यू अगर आ गई तो इसका डिटर्मिनेंट 0 पुट कर दो। मान लो डिटर्मिनेंट, इसको मान लो ये b मैट्रिक्स है या कोई d मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 पुट कर दो, तो उससे भी हो जाएगा। मतलब रैंक और डिटर्मिनेंट का रिलेशन है ना स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो इसका रैंक तो लेस देन 3 ही होगा। या आपको अपने तरीके से जैसे समझ आता वैसे सॉल्व करो, नहीं समझ आता फिर मुझसे पूछो, फिर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये तो आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं, है ना, कि इसका डिटर्मिनेंट 0 पुट कर दोगे तो a आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 पुट कर दोगे तो b आ जाएगा। यही चाहिए आपको, उससे भी कर सकते हो। नहीं, डिटर्मिनेंट से नहीं करना तो आप रैंक निकालो, रैंक की हेल्प से a और b का रैंक देखो, a ऑगमेंटेड b का रैंक क्या होना चाहिए? इक्वल और लेस देन 3 होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। हालांकि ये बोल रहा है कि 6 आइडेंटिकल फेयर डाइस आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली। S denote the number on the dice. S denote the number of dice showing even number on the upper faces. तो S क्या डिनोट कर रहा है कि number of dice showing even number on the upper faces. X है number of dice showing
इवन नंबर ऑन द फेसेस। तो x का सपोर्ट क्या होगा 0 1 2 अप टू 6 डाइस है ना। अच्छा x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कोई बताओ। बाइनोमियल 6 कॉमा क्या आएगा, अगर पूछूं x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे, हो जाएगा बाइनोमियल 6 कॉमा इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर ऑन द 2 होगा सर, 3/6 होगा। यस है ना 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 6 कॉमा 1/2 है। देन वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल s इज, तो ये x जो था वो s ही था, जो मैं x लिख रहा हूँ s है। अब तो इजीली आ जाएगा वेरिएंस, तो यहाँ तो इजी है वेरिएंस ऑफ s n p q, तो 3/2 आ जाएगा। ये सब आसान क्वेश्चन है ऐसे। तो यहाँ बोल रहा है आपसे कि x1 x2 x21 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग वेरिएंस 5, तो सिग्मा स्क्वायर 5 है। अब x बार आपको पता ही है, तो n यहाँ 21 है, ठीक है ना, n 21 है, तो 1/n समेशन x x बार है। s ये एक्चुअली s जो नोटेशन यूज किया आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ये s, ये इसको मैं s स्क्वायर लिखते थे जो यहाँ पे s लिखा ना, वही बाद में डिवाइड करेंगे तो e ऑफ s पूछ रहा है आपसे, है ना। तो एक काम करता हूँ n तो मेरा 21 है, तो अगर इससे भी e ऑफ s पूछा है तो इसको मैं ठीक से लिखूं तो 1/20, और यही तो s है यहाँ पे देखिए, मतलब n मेरा 21 है, ध्यान से देखिए इसको। सो ये जो मैं टर्म लिख रहा हूँ इसमें n को आप 21 रखिए, तो क्या बनेगा 1/20, और ये s बन जाएगा जो यहाँ दे रखा है मुझे। आप इसको आप पहले से जानते हैं, ये जो हम जब थ्योरी पढ़ते थे तो उसमें एस स्क्वायर लिखते थे, सैंपल वेरिएंस, दिस इज सैंपल वेरिएंस। ये भी डिवाइड कर देंगे 1/20 से तो ये सैंपल वेरिएंस ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी नहीं है तो इसको हटा दो, तो ये है हमारे पास। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अगर लोगे, तो मतलब यहाँ अगर एक्सपेक्टेशन लोगे तो मुझे बताओ ये जो सैंपल वेरिएंस है उसका मीन किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के इक्वल होता है। हाँ मतलब ये एस स्क्वायर का मीन सिग्मा स्क्वायर होता है, और सिग्मा मतलब वो 5 है, हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से e ऑफ s चाहिए आपको, तो e ऑफ s क्या हो जाएगा 20 × 5 मतलब 100, इजी है ये तो पहले मैंने क्या किया, इसको सैंपल वेरिएंस जैसा बनाया कि 1/n-1 समेशन xi - x बार होल स्क्वायर, तो ये एस स्क्वायर है सैंपल वेरिएंस जैसा। फिर इसका मीन जो होता है सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, इसका मीन जो है सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। सिग्मा स्क्वायर क्वेश्चन में 5 दे रखा है, अब ये क्वेश्चन में इसका नाम s रख रखा था, तो 1/20s, ये 1/20 बाहर आ गया है ना। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो e ऑफ s अपॉन 20 बराबर 5, तो यहाँ से आ गया, इजी है। फिर ये क्वेश्चन है ना, ये अभी जो लोग गेट करेंगे, गेट 2014 में यही क्वेश्चन आया हुआ है, अब देखेंगे तो सेम क्वेश्चन। तो या कई बार आईएसएस में या सीयूईटी में इस तरह क्वेश्चंस आए हैं वहां भी कि लेट xy बी इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो xy IID नॉर्मल 0 1 है, ठीक है ना, तो xy आर IID नॉर्मल 0 1, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप x माइनस वाई अपॉन में आप √2 कर लीजिए, x प्लस वाई अपॉन √2 इस पूरे का स्क्वायर। √2 क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं, क्योंकि x माइनस वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 0 2 होगा, है ना, और x प्लस वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल 0 2 ही होगा, क्योंकि xy इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल है। तो √2 से स्टैंडर्ड नॉर्मल से डिवाइड कर दिया, तो एक्चुअली क्या हुआ x माइनस वाई बाई √2 का होल स्क्वायर एंड x प्लस वाई बाई √2, ये हालांकि है ना गेट और नेट रूट में आएगा, सीएसआर नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो न्यूमरेटर ये नॉर्मल 0 1 हो गया, ये नॉर्मल 0 1 स्क्वायर किया तो काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर 1, तो अपॉन 1 कर दो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन f11, क्योंकि x माइनस वाई एंड x प्लस वाई इंडिपेंडेंट है। आप अगर कोवेरिएंस फाइंड करेंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई के बीच का तो 0 मिलेगा, तो मतलब x माइनस वाई x प्लस वाई इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर है, ये f11 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा f11।
6 बोल रहा है कि इन 3 इंडिपेंडेंट थ्रोज ऑफ अ फेयर डाई x डिनोट नंबर ऑफ अपर फेसेस शोइंग 6। अब देखिए x क्या दिखा रहा है, तो ये होगा बाइनोमियल कितना थ्रो किया, 3 थ्रोज, तो n की वैल्यू यहाँ 3 है एक्चुअली। सो 3 कॉमा और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, तो ये 1/6 हो गया। अब बोल रहा है e ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक काम कर सकते हैं आप, 3 माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता है आपको, 3,5/6 है। हाँ, तो एक ये भी थ्योरम यूज कर सकते हैं आप, अदर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो x अगर बाइनोमियल np है तो n माइनस एक्स बाइनोमियल n कॉमा q हो जाता है ना। ओके, तो ये आ जाएगा, तो यहां से आप मीन वेरिएंस निकाल लीजिए, इजीली हो जाएगा। तो e ऑफ 3 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 15/6 वेरिएंस ऑफ 3 माइनस एक्स npq, तो 3 इंटू 5/6 इंटू 1/6। अब इन दोनों के हेल्प से मीन पता है आपको, वेरिएंस पता है, तो इसके हेल्प से इसका वो आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहां से आ जाएगा, तो ये कर लेंगे, हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है आपसे कि P दे रखा है मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का है, 4x4 का। सो P 4x4 की मैट्रिक्स है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स P इज, तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी यूज करना होगा आपको, है ना। सो प्रॉपर्टी यूज करके आप बता सकते हैं कि क्या आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये 1 है, इन दोनों को 0 बना देगा, तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर ये आप बाद में इन दोनों को 0 कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर टाइप को बना के आप सिंपली निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ यूज करना पड़ेगा। और भी अप्रोच हो सकता है, ब्लॉक बना के आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ देखिए एरिया ऑफ द रीजन, तो ये क्या है, सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बोथ आर बिटवीन 0-1, तो इस तरह से है एक्स वाई 0-1 के बीच है, ये मेरा बॉक्स फिक्स कर दिया 0-1-0-1, और x प्लस वाई 3y4 और 3y2 के बीच है, सो 3y2 मतलब 1.5 है ना। तो इस तरह से बीच में क्या होगा, ये 1 प्लस ये 1-1 है, तो 1-1 जो हो जाएगा 2, तो मतलब एक इस तरह का होगा, एक इस तरह का होगा, तो लाइन है ना। तो ये है, तो ये जो रीजन है इसका आपको समहाउ ये करना है, दिस इज द शेडेड रीजन ऑफ द ग्राफ, है ना। ये आपका रीजन है जिसपे क्या करना है, एरिया निकालना है, इस रीजन का एरिया निकालना है। तो सिंपल क्या करो, पूरे स्क्वायर में से आप इस ट्राइंगल का एरिया बाहर कर दो, है ना। ये जो ट्राइंगल है, ये पूरा स्क्वायर जो है ना, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया 1 है, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया बाहर कर दो, तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ 1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 कॉमा आई थिंक 1/2 हो जाएगा ना। यहाँ अच्छा x 1 नहीं है, ये 1/2 कॉमा 1 है, और ये 1 कॉमा 1/2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास। सिमिलरली इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, तो x 0 है तो x को 0 पुट करेंगे तो दूसरे में आ जाएगा 3/4, और यहाँ पे y 0 है तो y 0 x 3/4 आ जाएगा, देख लीजिए इसमें, है। तो अब आप इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के टोटल स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। सो EFGB 3 इवेंट सच दैट EF आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो बता रखा है कि E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी तो 0 है और E यूनियन F 1 है। देखो इसने बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F 0 है और E यूनियन F 1 है। इसका क्या मतलब है कि दोनों डिसजॉइंट भी है और यूनियन 1 है। इसको बोलते हैं पार्टीशन। जब कोई दो इवेंट ऐसा हो जिसका इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ना हो, यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 हो, इसका मतलब ये पार्टीशन कहीं नहीं बना रहा होगा। तो ये इस तरह से कुछ केसेस हैं, इधर E है और इधर F है, ऐसा समझिए। अब क्या होगा, अब कहना क्या चाह रहा है कि एक ऐसा G इवेंट है
कि ई का जी के साथ प्रोबेबिलिटी 1/4 है और जी की प्रोबेबिलिटी 7/4 है। तो देखो सिंपल मान लो ये आपका जी इवेंट है, ये जो रेड से मैंने बनाया है ये आपका जी इवेंट है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी को आप, ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं। जी है ना, दो आपके पास पार्टीशन है E1 E2, यहाँ EF है, और जी एक इवेंट ए जो लेता था वो है, एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगा यहाँ पे। तो आई कैन राइट जी एज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई प्लस प्रोबेबिलिटी जी इंटरसेक्शन एफ। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत यूज किया है ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में CDF निकालने के लिए, जहां होता था फाइंड द CDF ऑफ या फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ x,2 या मिनिमम ऑफ x2। इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में इस मेथड को यूज किया मैंने, कि मैं लिखता हूं इसको ऐसा लिख सकता हूं जो भी पार्टीशंस हैं, तो ये इससे इजीली आ जाएगा। ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो आपको ये पता है और ये पता है, ये निकल जाएगा यहां से। ठीक है, तो इजीली है, बस ये आपको पता होना चाहिए। ये टोटल प्रोबेबिलिटीज, ये जो यूज हुआ है दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। यहां आपको क्या कर रखा है, जॉइंट पीएमएफ दे रखा है आपको। अब जॉइंट पीएमएफ दे रखा है तो पूछ रहा है कि बताओ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन क्या होगा, ई ऑफ वाई गिवन एक्स बराबर 3 क्या होगा, है ना। ई ऑफ वाई, तो एक्स बराबर 3 जब फिक्स कर देंगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 तक। अच्छा, ऐसे आप ब्रेक भी कर सकते हो इसको, ये कुछ ऐसा है, इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू वाई गिवन x इज इक्वल टू एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो इसकी वैल्यू 1/3 है और इसकी वैल्यू 1/x है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/3 होगी और इसकी वैल्यू 1/x है। तो मतलब x यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म होगा ओवर 1 2 3 और y यूनिफॉर्म है ओवर 1 2 x। तो अब आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो अब देख लीजिए ट्राई करके, तो y का सपोर्ट ऐसे x था, x का सपोर्ट 1 2 3 था, तो ये मैंने क्या किया है, जॉइंट पीएमएफ को ब्रेक किया, मार्जिनल ऑफ x इंटू कंडीशनल ऑफ y गिवन x, उससे कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, आप उन तरीके ट्राई करो। ये है। सो नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्या कह रहा है कि x1 का MGF ये है, तो आप देख के इजीली बता पा रहे होंगे कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 3, q प्लस p की पावर t, ये हो गया। और ये आप देख के इजीली बता पा रहे होंगे कि x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉइजन 2 है, हो गया। तो x1 बाइनोमियल 3 1/4, x2 पॉइजन 2 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 बीइंग 1। सो क्या प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 1 होगा, तो सिंपल है इसमें, और दोनों इंडिपेंडेंट बता रखा है। तो x1 या तो 0 होगा और x2 1 होगा, और x1 1 होगा एंड x2 0 होगा, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो बस आप इन दोनों को फिट कर लीजिए कि 0 1 1 0। यहां पे जो है देखो ध्यान से, यहां एक्चुअली क्या है कि आप इंटीग्रेशन हटा दो। ये एक्चुअली ऐसा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस रूट अंडर 2n से इंफिनिटी, और ये किसी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है। अब ध्यान से देखो t के टर्म में, बट आपको यही पहचानना है कि पीडीएफ किसका है ना, t की पावर n/2 -1 e की पावर -t/2। तो ये गामा पे फिट बैठेगा, आप देखोगे ध्यान से, तो x कहीं ना कहीं गामा में फिट बैठेगा n/2 1/2, जो कि chi² n होता है। तो ये chi² n का पीडीएफ है एक्चुअली। सो कहने का ये मतलब यहां से हो गया कि ये एक्चुअली है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x यहां से यहां तक ना, तो x मोर देन, इधर देख लो, x मोर देन n प्लस रूट अंडर 2n। अब आप सिंपली वो अप्लाई कर दो, क्या, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो मीन घटाओ और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो, तो नॉर्मल 0 1 हो जाएगी और उससे आपका आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे क्या है, x1 x2 दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है जिसका सेम मीन थीटा है। तो x1 x2 का मीन थीटा है, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है आपसे ये, सो यहां से ex1 थीटा है और ex2 भी थीटा है, ठीक है, दोनों थीटा है यहाँ पे। सपोज ex1 माइनस थीटा होल स्क्वायर इज 1, ये क्या बताना चाह रहा है कि वेरिएंस ऑफ x1 1 है, एक्चुअली डेफिनेशन ही तो है वेरिएंस का। और ये क्या बताना चाह रहा है, वेरिएंस ऑफ x2 एक्चुअली 2 है। तो मीन x1 का थीटा है, x2 का मीन भी थीटा है, x1 का वेरिएंस 1 है, x2 का वेरिएंस 2 है। अब कह रहा है फॉर एस्टिमेटिंग, कैसे आया, मतलब कि कैसे बताना चाह रहा है कि वेरिएंस जीवन में कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ वेरिएंस का डेफिनेशन पता है आपको, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस? सर एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। हाँ ये फॉर्मूला पता है आपको मेन इसके पीछे का स्टोरी नहीं पता, ये आया कैसे। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, आप अगर किसी बुक में देखेंगे या मैंने भी जब पढ़ाया होगा तो पहले मैंने कुछ और लिखे होंगे, बाद में वो सिंपलीफाई होकर ये बनता है। तो ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है वेरिएंस का, ये तो फॉर्मूला है। डेफिनेशन क्या है वेरिएंस का? Expectation of x minus expectation of x square. यस, x माइनस ex का होल स्क्वायर। देखिए तो ध्यान से यही आपको चेक भी करना चाह रहा है कि वो पता है कि नहीं पता है। इसी को आप खोलेंगे ना तो ये बन जाएगा, है ना। सो ये है एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर, ऐसा है एक्चुअली। तो इसी को आप ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ex1 माइनस थीटा क्या था, थीटा इसका मीन था, ex1 वाज थीटा। तो e ऑफ x1 माइनस ex1 मतलब ये म्यू है, म्यू1 बोल दो इसको। तो e ऑफ x1 माइनस म्यू1 का होल स्क्वायर, तो बाय डेफिनेशन दिस इज वेरिएंस ऑफ x1 एंड दिस इज वेरिएंस ऑफ x2, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा कि ये भी वेरिएंस है और यही वेरिएंस, दोनों सेम ही है। इसको खोलेंगे ये आ जाएगा, ठीक है भाई शुभांकर? यस सर। हाँ तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर कह रहा है फॉर एस्टिमेटिंग थीटा कंसीडर द एस्टिमेटर्स टी अल्फा। तो एक नया एस्टिमेटर x1 x2 तो 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, जिसका वेरिएंस एक का 1 है एक का 2 है। अब एक नया एस्टिमेटर आपको दे रहा है टी अल्फा, और टी अल्फा क्या है, अल्फा टाइम x1 प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम x2। तो ये एक्चुअली कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है x1 x2 का, या लीनियर कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं आप। तो पूछ रहा है कि अल्फा बताओ क्या होगा ताकि वेरिएंस ऑफ टी अल्फा इज मिनिमम। अब इसका जो वेरिएंस निकालोगे ना, वेरिएंस ऑफ टी अल्फा, तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 तो जो कि था 1 प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 जो कि था 2। अब प्लस कोवेरिएंस होगा क्या, ये इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो इंडिपेंडेंट दे रखा है तो कोवेरिएंस लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब ये आपके पास एक फंक्शन आ गया, क्या फंक्शन आया, अल्फा स्क्वायर 2 टाइम 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, मान लो इसका नाम है जी अल्फा। अब आपको इसको मिनिमाइज करना है, तो मुझे बताना है ऐसा क्या अल्फा होगा ताकि ये फंक्शन मिनिमम हो जाए। एक कैलकुलस का सिंपल क्वेश्चन हो गया मिनिमा का, कि मुझे इस फंक्शन को क्रिटिकल पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है जी अल्फा ये मिनिमम हो जाएगा ना। जी डैश अल्फा निकालो इक्वल टू 0 पुट करो, वहां से आंसर आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, आप चेक कर लो उसमें मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो डबल डेरिवेटिव निकालो, पॉजिटिव आ जाएगी तो मिनिमा हो जाएगी, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमा हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। ओके ये आपके पास है, देखिए तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखा है x1 x2 x3 x4 का। अब ये पीडीएफ है, फिर से ध्यान से देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो पीडीएफ है ना ये कॉन्वेक्स कम, ये ऐसा कुछ है, देखिए 1/3 टाइम पीडीएफ ऑफ x1 प्लस 1/3 टाइम पीडीएफ ऑफ x2 प्लस 1/3 टाइम पीडीएफ ऑफ x3। ये 3 रैंडम वेरिएबल का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कब बोलते हैं हम लोग, जब कोएफिशिएंट का सम 1 हो जाए तो उसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मतलब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन।
लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या है, कोई भी कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा और उनका सम 1 आएगा। तो देखिए 3 डिफरेंट पीडीएफ्स हैं और उसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिया गया। पूछा गया है द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट बताओ। तो आप करते क्या है, आप Ex को x बार के इक्वल करते हैं। तो x बार तो यहां से आ जाएगा आपका, है ना, x बार यहां से क्या आ जाएगा, इन सबको आप ऐड करके 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो क्या आएगा देखिए, 3 4 7 और 7 3 10 3 13, सो 13/4 आ जाएगा। चेक कर लीजिए आप लोग भी। सो ये x बार तो आ गया 13/4। अब मेन चैलेंज है Ex निकालना, ठीक है ना। तो मेन चैलेंज क्या, आप Ex निकालना। तो Ex कैसे निकालेंगे, तो ये x का पीडीएफ था, ये आपका x का पीडीएफ था 1/3 टाइम f1, 1/3 टाइम f2, fx2, 1/3 टाइम f3। तो इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप Ex निकालेंगे तो 1/3 टाइम Ex1, 1/3 टाइम Ex2, 1/3 टाइम Ex3। और देखिए ये कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन का है, ये कॉन्सेप्ट 2005 में आया हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन 2017 या 18 में आया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट पे, और उसमें भी आपको मेथड ऑफ मोमेंट की बात कर रहा है। सेम ही कॉन्सेप्ट है, वहां भी आप देखेंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 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 है, वहां पे नॉर्मल और लाप्लास है। सेम कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट, जो बच्चा, जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ से थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा उसका। और इसी कॉन्सेप्ट 2017-18 में भी क्वेश्चन आया, तो उस तरह से है। तो आपको समझना हो क्या रहा है, Ex क्या आ जाएगा 1/3। अब बताइए इस वाले पीडीएफ में मीन क्या है, इस पीडीएफ में मीन कितना है, ना सर, थीटा है ना। तो थीटा, फिर 1/3 इस वाले पीडीएफ का मीन कितना है, थीटा स्क्वायर सर, थीटा स्क्वायर है ना। एंड ऐसे ही इस वाले पीडीएफ का मीन कितना है, 1। बस। तो ये आपका कुछ ऐसा आ गया कि थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1/3। तो ये हो गया थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1/3। अब ये इक्वेशन है, यहां से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, वही आपका आंसर होगा। तो ये क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यू आएगी, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो पैरामीटर यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉजिटिव। देखिए थीटा मोर देन 0 लिख रखा है यहाँ पे। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है आप लोगों को, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए, जैसे इजी लगे। फैक्टराइज नहीं होगा, मुझे लगता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना पड़ेगा, देखना हो सकता है। हाँ, फैक्टराइज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो पहले, फिर फैक्टराइज कर सकते, कर लो। तो ये थीटा जो पॉजिटिव वाला आएगा वो चूज करना है, इनमें से एक आएगा वो, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मेन ये था Ex कैसे निकालना है। तो Ex आप इस तरीके से कर सकते हो, या जैसे भी आपको समझ आ रहा वैसे करो, आंसर वही आएगा। यहाँ पे क्या है कि आपको फिर से ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है रैंडम सैंपल की, और ये आपके पास पीडीएफ है, बोल रहा है एमएलई बताओ। अब देखो एक चीज नोटिस करोगे, हर साल एमएलई का एक क्वेश्चन आता है, हर साल एमएमई का एक क्वेश्चन आता है, मतलब एमएलई का हर साल एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक। एक क्वेश्चन एमएमई का आपको मिलेगा ही, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर का। तो ये सब फिक्स है। अब हर साल एक एक क्वेश्चन है, जो बच्चा पिछले 20 साल के हर साल के क्वेश्चन कर लिए तो उसको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया ना, तो अगला क्वेश्चन जो है वो भी कर देगा वो, ये है। इस तरह से बाकी और भी प्रैक्टिस कर लो, इस तरह से है ना। चलो तो अभी कहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिए, तो एमएलए निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे। तो इसका जब लाइक्लीहुड लिखोगे तो e की पावर माइनस समेशन xi, नीचे है e की पावर थीटा और e की पावर माइनस थीटा, इसकी पावर n। सो e की पावर माइनस समेशन xi और e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस होल पावर n। यहाँ ध्यान ये रखना है कि ईच xi जो था, अब यहाँ रफ वर्क में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो ईच xi बिटवीन माइनस थीटा एंड थीटा। तो यहाँ पर देखो आप, माइनस थीटा लेस देन ईच xi, तो लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड यहाँ है थीटा मोर देन xi, तो थीटा मोर देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब ये है, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपके पास है, ठीक है ना। तो ये एमएलई है एक्चुअली। अब ऑब्जर्व वैल्यू यहां से देख लो कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो यहां से तुम देखोगे तो यहां से आया थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल मोर देन इक्वल टू, है ना।
तो दिस नंबर जो भी है नंबर है मान लो, तो ये नंबर है ना, और ये फंक्शन तुम देखोगे दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तुम चाहो चेक कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करके देखो, तो डिफरेंशिएट करोगे दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब यहाँ पे एल डैश थीटा आपका नेगेटिव आएगा। तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और मुझे ये डिसाइड करना एमएलई क्या है, एमएलई होता क्या है, एमएलई इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड फंक्शन। सो थीटा की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना ये वाली, इसी पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम, दिस इज एमएलई। अब मैं बोला मिनिमम क्या है -4, तो -4 का माइनस क्या है तो 4 आ जाएगा, तो मैक्सिमम ऑफ 4, मैक्सिमम क्या है इनमें से 3, तो मैक्सिमम ऑफ 4 एंड 3, तो आंसर इज 4, तो इसका आंसर है एमएलई इज 4। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट आइडियल एंड यूनिफॉर्म है, तो एक्स वाई दोनों यूनिफॉर्म 0 1 है, एस आपका x प्लस वाई, जरूरी नहीं डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है इसका, कोई जरूरत नहीं, अभी देखो आगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज अ रियल रूट, तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, इसके पास नो रियल रूट, रियल रूट है ही नहीं, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको। अब यहाँ पे s रख देना आप, तो इधर से चला जाओगे ना, तो यहाँ आ जाएगा s स्क्वायर लेस देन क्या आ जाएगा ये, और यहाँ x प्लस वाई s है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा भाई 4 बाई 9 आ जाएगा, इसे स्क्वायर करोगे ना, हाँ ये आ जाएगा, फिर s को रूट करना है, रूट कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा s लेस देन, मतलब रूट बोथ साइड हो तो मॉड s s ही हो जाएगा, s लेस देन 2/3, s क्या है तुम्हारा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लेस देन 2/3। मुझे बताओ क्या आप ये प्रोबेबिलिटी, तो इसको मैंने रिड्यूस कर दिया यहाँ तक, अब ये क्या है जॉइंट, तो इसका जॉइंट पीडीएफ तो 1 ही होगा, dx dy, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो x की लिमिट होगी 0 to 2/3 माइनस वाई। अच्छा ग्राफ बना कर देख लेना पहले, ये नहीं तुक्का लगा रहे हो, ग्राफ बना लो 0 to 1, पहले इसका ग्राफ बनाओ, इसका सपोर्ट x का सपोर्ट 0 1 है, y का सपोर्ट 0 1 है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा 0 1 0 1, और x प्लस वाई इक्वल टू 2/3, तो 2/3 लेस देन 1 ही है, यही है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन कर दो, आ गया 1 का इंटीग्रेशन dx dy, x की लिमिट होगी 0 to 2/3 माइनस y, और y की लिमिट होगी 0 to 1, तो इससे आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आया है ये, है ना। क्या करना है आपको, ये इस पूछा है कि नंबर ऑफ रियल रूट, पहले f' निकालो, 0 पुट करो, 2 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, रफली ग्राफ बनाओ, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, वैल्यू देखो दोनों में पॉजिटिव आ रहा होगा, तो ये कुछ इस तरह ग्राफ बनता है इसका। ये क्वेश्चन रिसेंटली मैंने सॉल्व किया था, इसलिए मुझे याद है। तो f' निकालोगे, 2 वैल्यू आएगी क्रिटिकल पॉइंट, उन क्रिटिकल फंक्शन की वैल्यू निकालो, और ये पॉइंट ऑफ एक मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, क्योंकि और डिग्री का है तो माइनस इंफिनिटी, और x जब प्लस इंफिनिटी है तो y प्लस इंफिनिटी होगी, x जब माइनस इंफिनिटी है तो y माइनस इंफिनिटी होगी, तो ये ग्राफ इसका रफली बनेगा। अब इस पॉइंट पे दूसरा क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव आ गया, इस पर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ना फंक्शन की, तो ग्राफ फिर इस तरह का होता, तो उसमें फिर 1 2 3 रूट आते, लेकिन यहाँ पे जो ये क्रिटिकल पॉइंट है फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ और ऐसा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास एक ही रूट है, यहाँ आएगा नंबर ऑफ रूट इज जस्ट 1, इसका आंसर जस्ट 1 है। ये आपके पास है नेक्स्ट कि तो इसमें इजी है, इसमें n को तुम है ना, तुम्हें दिक्कत हो तो n को कुछ फिक्स कर लो, तो ये कुछ और नहीं है 1/n+1 टाइम, अभी मैं डाउट क्लास सॉल्व कर रहा था ना, तो ये 2 है ना, तो 1+1 कर लो, तो ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा i प्लस 1/n+1 j हो जाएगा, ये p है, और यहाँ ये बोल रहा है ना, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ठीक से कि कह रहा है I तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और J n×n मैट्रिक्स जिसका ऑल एंट्रीज आर 1, जिसके सारे एंट्रीज 1 हैं, तो इसको तुम ऐसा लिख पाओगे, और इट इज नोन दैट इनवर्स ऑफ P इज दिस। अब ये तो P है,
P इनवर्स बता रखा है कि ऐसा है CI प्लस DJ और ये AI प्लस BJ था, तो A की वैल्यू मिल गई मुझे 1/n+1, B की वैल्यू मिल गई 1/n+1। अब मुझे क्या चाहिए, CD की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा। क्या करोगे, P इंटू P इनवर्स, क्या फॉर्मूला पता है तुम्हें, P इंटू P इनवर्स इज I, ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, I के इक्वल करो, सिंप्लीफाई करोगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और नहीं हो रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं हो रहा है, फिर मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा। और जो बच्चा ट्राई करेगा 90% केस में आप सॉल्व कर ही लोगे, कुछ ही ऐसे 5-10% केस आप नहीं कर पाओगे, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ये आपको फंक्शन दे रखा है दिस, बोल रहा है वेरीफाई द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट -1 and 1। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन, तो ये मॉड में आ जाएगा x+1 और मॉड में x-1। चूंकि x+1 मॉड बाहर x+1 है, तो ये -1 पे डिफरेंशिएबल होगा। सो दिस इज डिफरेंशिएबल एट -1 एंड 1 पे डिफरेंशिएबल ये नहीं होगा, चेक करना। सो दिस विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट 1। तुम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना आता है ना, डेफिनेशन यूज कर लेना। जैसे f'1 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, ये डेफिनेशन है। अगर इसका आंसर फाइनाइट आ गया तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 1 वेरिएबल केस में। अगर इसके आंसर फाइनाइट नहीं आया तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। 20वां क्वेश्चन जो है, अब क्या करना है इसमें कि देयर आर 4 अर्न्स U1, U2, U3, U4 each containing 3 blue and 5 red balls। तो आपके पास 4 अर्न्स है, हर अर्न में 3 ब्लू और 5 रेड बॉल है। पांचवा अर्न है जो भी है U5 containing 4 blue and 4 red ball। तो अर्न 5 में 4 blue 4 red ball है। An urn is selected at random from these 5 urns। अब कह रहा है एक अर्न सेलेक्ट किया एट रैंडम, ठीक है ना। So an urn is selected at random from these 5 urns, 5 में से, and a ball is drawn at random from it। पहले आपने एक अर्न सेलेक्ट किया 5 अर्न में से, तो इवेंट हो गया E1, E2, E3 या U1, U2, U3, U4, U5, 5 इवेंट हो गए, पार्टीशन हो गया ये। अब कह रहा है गिवन दैट द सेलेक्टेड बॉल इज रेड, आपको गिवन है कि जो सेलेक्टेड बॉल है वो रेड है, ये गिवन है। सो गिवन दैट द सेलेक्टेड बॉल इज रेड, ये आपको बता रखा है कि सिलेक्टेड बॉल आपका रेड है। तो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम अर्न 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ U5 गिवन A, बेस थ्योरम लगाओ, हो जाएगा। सो यहां आपको CDF दे रखा है, तो पहली बात तो द वैल्यू ऑफ C फॉर विच दिस इज CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल X। अच्छा, तो CDF होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, यहां इन्होंने इक्वलिटी लगा रखा है और यहां नहीं लगा रखा है। तो पहली चीज आपको पता है ना, CDF इज अ राइट कॉन्टिन्यूअस। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस CDF इज इक्वल टू f ऑफ 3। तो ये यूज करो, आंसर आ जाएगा। तो ये तो 1 है, 3 प्लस यहां आता है 1 बराबर, यहां 3 रख दो, तो ये C टाइम 18 माइनस 9 माइनस 1/2, ठीक है, यहाँ C आ जाएगा ना जी, तो यहाँ से C आ गया। तो ये मैंने क्या यूज किया, राइट कॉन्टिन्यूटी प्रोपर्टी ऑफ CDF इज राइट कॉन्टिन्यूअस, वो यूज किया, उससे आ गया, तो उससे आंसर आ जाएगा। तो C यहाँ से आ जाएगा। अब C आ गया तो पूछ के रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिस, तो इसका फॉर्मूला होता है CDF एट 2 माइनस माइनस CDF एट 1 माइनस होगा यहाँ पे, तो ऊपर जो माइनस लगा रहा है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। CDF एट 2 माइनस माइनस CDF एट 1 माइनस, तो 2 माइनस मतलब ये वाला यूज करना, इसमें 2 रखना है आपको। 1 माइनस का मतलब ये वाला यूज करना, इसमें आपको 1 रखना है। इसका आंसर इजी है ऐसे तो, 2 + 2 4/8 माइनस 1 माइनस 1/10, इससे निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इजी है मतलब। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि ABC पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट है इस तरीके से कि A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, B इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो
दिखाओ कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C की प्रोबेबिलिटी 7/8 से ज्यादा होगी। तो यहाँ आपको थोड़े से प्रॉपर्टी यूज करने पड़ेंगे कुछ, है ना। सो ये है प्रोबेबिलिटी क्या, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C है, तो इसका यूज कर लो फॉर्मूला। तो PA कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो दूसरा प्रूफ करने का आपको ट्राई करना पड़ेगा ना। A यूनियन B का फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, या फिर है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला यूज करो, फिर वैल्यूज पुट करो, देखो क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से। अच्छा यहाँ बता रखा है इन्होंने, ये भी ध्यान देना कि ये क्या बोल रहा है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी PA इंटू PB है, फिर ऐसे ही B इंटरसेक्शन C PA इंटू PC है, इंडिपेंडेंट है और इंटरसेक्शन दे रखा है। तो आ जाएगा। कैसे करोगे, या तो एक काम कर सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इससे कुछ आ सकता है। एक अप्रोच ये हो सकता है, क्योंकि B इंटरसेक्शन C दे ही रखा है, A इंटरसेक्शन B दे ही रखा है। यहाँ पे आप खोलोगे ना इसको, तो जब कहीं पे ऐसा आया होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C, दिस फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन C, ऐसा आएगा। तो यही तो चाहिए हमें, तो ये रह जाएगा, बाकी आ जाएगा। तो ट्राई करके देखो आप, कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो एक प्रूफ टेक्निक है, और ऐसे प्रूफ देखना हो तो सॉल्यूशन वाली बुक में अवेलेबल है, आप वहां देख सकते हो। मेन समझ आना चाहिए आपको, फिर सॉल्यूशन छोड़ो, खुद से सॉल्व करके देखो कि आपको समझ आ रहा है बिना किसी हेल्प से। एक बार बाद में सॉल्यूशन देखने के बाद फिर से सॉल्व करके देखो, तो आपको समझ आ रहा है तो उस कर पाओगे आप। स्टेप क्लियर होने चाहिए। ये आपको ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, तो पहले तो आप ज्वाइंट पीडीएफ की प्रॉपर्टी यूज करो, डबल इंटीग्रेशन करो, इसका इक्वल टू 1 करो, C आ जाएगा। फिर ये y गिवन x का, फिर आप वो निकाल लेना, y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y गिवन x, और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा। 24 है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन दिस एंड दिस। इजी है, ग्राफ बनाइए, और है ना क्लास 12 में इस तरह के क्वेश्चंस थे, ग्राफ बना के हो जाएगा। ये बता रहा है कि x बार बी द सैंपल मीन ऑफ द रैंडम सैंपल साइज 10 फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पीडीएफ। तो ये आपको एक्सपोनेंशियल विद मीन थीटा दे रखा है। पूछ क्या रहा है, यूजिंग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी सो दैट दिस, तो हो जाएगा, क्योंकि ये तो चेबीशेव्स क्या कहता है, बताइए, x बार माइनस म्यू, या कोई भी रैंडम वेरिएबल मान x बार ये, तो x बार माइनस म्यू अगर ये है लेस देन फॉर एग्जांपल k, तो ये क्या होगा 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर ना। तो इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, देखो सॉल्व करके क्या आता है, आ जाएगा। इजी है ना, थीटा से मल्टीप्लाई, इधर थीटा इधर माइनस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x बार माइनस थीटा लेस देन थीटा, तो ये आ जाएगा, ये मोर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई थीटा। ये सिग्मा स्क्वायर किसका, x बार का, x बार का वेरिएंस कितना होगा, तो यहाँ वेरिएंस ऑफ x बार अपॉन थीटा स्क्वायर, सिंपलीफाई कर लो। साइज 10 का है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस वेरिएंस ऑफ x बार अपॉन थीटा स्क्वायर, इसको लिख के देखो आप, वेरिएंस ऑफ x बार क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई n, तो आ जाएगा यहाँ से। सो 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर कितना था इससे, थीटा स्क्वायर, तो ये सिग्मा स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू 10, n हो जाएगा, दांत हो गया 0.9, डायरेक्टली आ गया, तो ये डायरेक्टली आ गया ना। खुद से सॉल्व करके देखो आप लोग भी। ये आपको पीडीएफ दे रखा है और पूछ रहा है y बराबर x स्क्वायर का पीडीएफ का, ये ट्राई करना, ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे x की वैल्यू -2 से +3 है, तो यू हैव टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y बराबर x स्क्वायर। पीडीएफ निकालो इसका, सीडीएफ निकालो, फिर कह रहा है कि पीडीएफ भी निकालो इसका। 27 है कि x आपका सिंगल ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम दिस पीडीएफ, तो ये आपको पीडीएफ दे रखा है, इसका सिंगल ऑब्जर्वेशन है, मतलब पीडीएफ दे रखा है, तो यही लाइक्लीहुड फंक्शन भी हो जाएगा।
जब सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो लाइक्लीहुड फंक्शन पीडीएफ के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ लेवल दिस। तो लेवल ये दे रखा है, टेस्टिंग थीटा बराबर 1 अगेंस्ट थीटा बराबर 2। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओ, उससे क्रिटिकल डिवीजन आएगी। साइज इसलिए दिया है कि क्रिटिकल डिवीजन मान लो आती है x लेस देन k, तो वो k फाइंड करने के लिए आपको साइज दिया है, साइज यूज करके k आ जाएगा। k आ गया तो पावर निकाल लो, पूछा क्या है, पावर निकाल लो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक रैंडम सैंपल दे रखा है फ्रॉम दिस पीडीएफ, ओके। तो कह रहा है फाइंड द मेथड ऑफ मोमेंट। यू नो क्या करना होता है मेथड ऑफ मोमेंट में? देखो इस साल में 2 क्वेश्चन मिल गए ऐसे तो पता है ex बराबर x बार mle लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करो, है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन जो है कि आपको ये फंक्शन दे रखा है x नॉट y नॉट बी द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। आपको याद है ना ग्लोबल मैक्सिमा कब आता है, इसी को मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा ही बोलता हूँ। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा सेम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा सेम वर्ड है, एब्सोल्यूट मिनिमा ग्लोबल मिनिमा सेम वर्ड है। ये कब आता है, जब डोमेन क्लोज्ड इंटरवल में होता है। तो ये वर्ड तभी आपका आएगा जब आपको कोई क्लोज्ड इंटरवल एज ए डोमेन दिया होगा। तो सिंपल लॉजिक होता है इसका कि आपको f' निकालना है, 0 पुट करना है, उससे जो क्रिटिकल पॉइंट आएगी वो उस इंटरवल में आनी चाहिए, अदरवाइज इग्नोर करो उस क्रिटिकल पॉइंट को। देन क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द फंक्शन यू पुट 1 by 1 इनटू द ओरिजिनल फंक्शन एंड देन चेक करो किस पॉइंट पे लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है, दैट इज द ग्लोबल मैक्सिमा। तो ये हो सकता है एंड पॉइंट हो या हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट हो, कुछ भी। देन यू सी द लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो जो भी पॉइंट जिस पे लिस्ट वैल्यू मिलेगी दैट विल द ग्लोबल मिनिमा। इट मे बी द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल और मे बी द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे खत्म होता है ये पेपर 2005 वाला, ठीक है। तो 2005 का ये है। बहुत सारे लोगों ने, आप में से ज्यादातर लोगों ने सॉल्व कर ही रखा है पेपर, बस एक बार हमने डिस्कशन कर लिया। कुछ लोग 1-2 लोग छूटे होंगे तो वो कर लेंगे, डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछना। अभी मैं 2006 का भी डिस्कशन कर देता हूँ।